आरएस एकेडमी एके ट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे हमारी थर्ड यूनिट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन क्या है? कोई भी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी undesirable change in the physical, chemical and biological properties of air, water, soil। ठीक है, कोई भी ऐसा परिवर्तन जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे एनवायरमेंट में हो रहा है, जिसका हमारी बॉडी पे, हम ह्यूमन बींग्स पे या फिर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या हो रहा है? नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, या फिर इसकी हम दूसरी डेफिनेशन भी बता सकते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, environmental pollution refers to the introduction of harmful substances or contaminants into the natural environment। मतलब एनवायरमेंट में ऐसे सब्सटेंसेस का ऐड होना जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए या फिर अदर लिविंग क्रिएचर्स के लिए क्या है? हार्मफुल है, जिनका हम सबकी लाइफ पे क्या पड़ रहा है? एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन इज द introduction of substances that cause adverse change in the environment and living entities। pollutants, सबसे पहले हमने बात की पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, अ सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन इज नोन एज पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, वो कोई भी वो एलिमेंट या वो सब्सटेंस जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है क्या कहलाते हैं? हमारे पॉल्यूटेंट्स। हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है? वो पॉल्यूटेंट्स जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली एमिट आउट हो रहे हैं बाय नेचुरल प्रोसेस या फिर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इनका जो एडिशन है वो एनवायरमेंट में डायरेक्टली हो रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हैवी मेटल्स। ठीक है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है, ये सारी जितनी भी हमारी हार्मफुल गैसेस हैं, इनका एमिशन कहाँ हो रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, जो डायरेक्टली एमिट आउट हो रहे हैं। उसके बाद है हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कब क्रिएट होते हैं? जब हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करते हैं, तो उससे हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मोक। स्मोक क्या है? हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। प्लस फॉग मतलब कोहरा, ये क्या है? हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। इन दोनों के मिक्सचर से जब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, फोटोकेमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो का मतलब यहाँ पे क्या है? सनलाइट। ठीक है, जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन शो करते हैं तो तब क्या बनाते हैं? ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट लाइक स्मोक। ठीक है, स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मोक। ठीक है, तो स्मोक और फॉग क्या है? हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और स्मोक क्या है? हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसी तरीके से हमारी जो ओजोन लेयर है वो भी क्या है? सेकेंडरी। जो हमारा ओजोन मॉलिक्यूल है वो भी क्या है? हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। एसिड रेन भी क्या है? हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है? जो डायरेक्टली एमिट आउट हो रहे हैं, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है? जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट की फोटोकेमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पॉल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन। पॉल्यूटेंट्स को हमने क्लासिफाई किया है तीन कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन के बेसिस पे हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंड नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एरिया सोर्स, पॉइंट सोर्स। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन।
डिग्रेडेशन क्या है, या हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन, जो कि किसके थ्रू होता है, हमारे माइक्रोब्स के थ्रू होता है। ठीक है, कोई चीज हमने सॉइल में डाल दी, वो कुछ टाइम बाद डिग्रेड हो गई या डिकम्पोज हो गई बाय माइक्रोबियल एक्टिविटीज, दैट इज डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। लेकिन कोई चीज अगर ऐसी है जिसको हमने बहुत लंबे टाइम तक सॉइल में डाल के रखा है, लेकिन स्टिल वो डिकम्पोज नहीं हो पा रही है, वो डिग्रेड नहीं हो पा रही है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि अगर हम बात करें डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की, तो सिंपल पेपर, पेपर क्या है, एक ऐसा, या फिर प्लांट लीव्स, वो क्या है, डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, कुछ टाइम बाद डिग्रेड हो जाते हैं सॉइल में। लेकिन पॉलिथीन क्या है, या फिर प्लास्टिक क्या है, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। उसको हम कितने भी लंबे टाइम तक सॉइल में डाल के रखें, वो कभी भी डिग्रेड नहीं होगा। ये दोनों के बीच डिफरेंशिएशन है। डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में क्या डिफरेंस है, डिग्रेडेशन टाइम बहुत क्विकली डिग्रेड हो जाते हैं, और ये एक लंबा टाइम लेते हैं डिग्रेड होने में, मतलब हजारों करोड़ों साल, और उसके बाद भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट, नॉन डिग्रेडेबल का एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, पहली बात तो जो हमारे नॉन डिग्रेडेबल या फिर हमारे जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, उनका कोई एनवायरमेंटल कॉज है नहीं, अगर है भी तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन जो हमारे नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, उनका हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इकोसिस्टम पे एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलता है। डिग्रेडेशन एजेंट्स, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेशन का वर्क करते हैं। यहाँ पे क्योंकि माइक्रोब्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है, प्रोडक्ट ऐसा है जो डिग्रेड नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लेकिन जो उनका ब्रेकडाउन प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है। ठीक है, एनवायरमेंटल परसिस्टेंट मैनेज किए जा सकते हैं, ये क्या करते हैं, मैनेज नहीं किए जा सकते, और ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कंपोस्टिंग, मतलब इनका जो हमारा सॉल्यूशन है, अगर हम इनको कैसे डिस्पोज करें, तो इनको हम जो हमारे डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है उनसे हम खाद बना सकते हैं, कंपोस्टिंग में यूज कर सकते हैं। और हमारा जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक है, रिसाइकलिंग। ठीक है, हम उनको रिसाइकल कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दूसरा क्लासिफिकेशन पॉल्यूटेंट्स का, कि नेचर के बेसिस पे हमने उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है फिजिकल पॉल्यूटेंट्स। फिजिकल पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमें फिजिकली डैमेज करते हैं, लाइक साउंड। साउंड क्या है, हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देती है। ठीक है, तो दैट इज फिजिकल पॉल्यूटेंट। केमिकल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो हार्मफुल केमिकल्स जिनकी वजह से क्या होती है, हमारी सॉइल डिग्रेड हो रही है, या फिर हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है, या फिर हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो वो केमिकल जो कि हमारे पॉल्यूशन को कॉज कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल पॉल्यूटेंट्स। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स में आते हैं हमारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज कॉज करते हैं, किसी भी ह्यूमन में या किसी भी एनिमल में जो डिसीज कॉज करते हैं, इवन प्लांट्स में जो माइक्रोब्स डिसीज कॉज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब वो जो पॉल्यूटेंट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, उस बेसिस पे हमने उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पॉइंट सोर्स और एरिया सोर्स। अगर हमें पता है हमारा पॉल्यूटेंट का जो सोर्स है, मतलब अगर पर्टिकुलर सिर्फ मेरे एक घर से कोई पॉल्यूटेंट क्रिएट हो रहा है, दैट इज पॉइंट सोर्स। लेकिन मुझे पता है कि वो जो पॉल्यूटेंट है वो एक पूरे एरिया से क्रिएट हो रहा है, जैसे कि हमारा डोमेस्टिक वेस्ट। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारे घर से, सिर्फ हमारे ही घर से कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं, वो पूरे एरिया से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको किस में काउंट करेंगे, एरिया सोर्स पॉल्यूटेंट में। और अगर किसी इंडस्ट्री से, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कोई पॉल्यूटेंट क्रिएट हो रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ पॉल्यूशन की। हमारे मतलब कितने टाइप का पॉल्यूशन होता है। हमारे सिलेबस में 4 तरीके का पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं
undesirable change in the physical, chemical and biological properties of air. कोई भी ऐसे सब्सटेंस का हमारे एटमॉस्फेयर में मिलना जिसकी वजह से हमारी जो एयर की क्वालिटी है या फिर जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है, हमको पता है जितनी भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उनका एक फिक्स्ड रेशियो है, ठीक है, एक फिक्स्ड रेशियो में वो गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगर हमारी एक्टिविटीज के थ्रू ये जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और वो चेंज भी कैसा है जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर वो क्या कर रहा है, हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है, दैट इज एयर पॉल्यूशन। कॉजेज क्या है एयर पॉल्यूशन के? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब भी हम किसी भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं वहां से क्या होती है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ऑटोमोबाइल्स में से भी हार्मफुल गैसेस का या फिर हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। उसके अलावा हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है, अमोनिया का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं हमारी एग्रीकल्चर में, तो वो भी क्या है, एक एयर पॉल्यूटेंट है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो भी एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइनिंग एक्टिविटीज भी हमारी एयर पॉल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में डस्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। डोमेस्टिक सोर्स, ठीक है, डोमेस्टिक सोर्स मतलब जो हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं वहां से भी, मान लो हमने चूल्हे पे रोटी बनाई तो चूल्हा क्या है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है वहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, डिफोरेस्टेशन। जितना ज्यादा डिफोरेस्टेशन बढ़ रहा है एयर पॉल्यूशन उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा इफेक्ट क्या है हमारे एयर पॉल्यूशन के? सबसे पहला इफेक्ट है डिसीज, ठीक है, डिसीज में भी हमारी स्पेशली रेस्पिरेटरी डिसीज और हार्ट डिसीज, ठीक है, ये क्या करता है, सांस लेने, जितने भी हमारी जो थ्रोट से रिलेटेड डिसीज हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से है, पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से, जो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, खांसी, जुकाम, कफ, ये सब हमारे जाते नहीं है, तो ये किसकी वजह से, हमारे एयर पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है डिसीज। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, जितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमने देखा है कि पहले के टाइम पे एक डिफाइंड सीजन होते थे, लेकिन अब क्या है, सर्दियां बहुत कम है, गर्मी का सीजन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। एसिड रेन NO2 और SO2 अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन में जो हमारी एक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, हमारी ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, धीरे धीरे उसमें होल होते जा रहे हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। उसके अलावा इफेक्ट्स ऑन एनिमल, जो हमारा एयर पॉल्यूशन है वो सिर्फ हमारे ह्यूमंस को ही नहीं, हमारे एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है, इवन वाटर एनिमल्स को भी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कंट्रोल क्या है हमारे एयर पॉल्यूशन के? गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पॉलिसीज। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के थ्रू ये इसमें कुछ एक्ट लिखे गए हैं, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं कि अगर कुछ फैक्ट्री मतलब जो जितना भी डेवलपमेंट एरिया है, जो फैक्ट्रीज हैं, वो अपना जितने भी गैसेस हैं उनको बिना फिल्टर किए एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। ऐसे रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट्स को बनाने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, हमें कुछ ऐसी चीजें नई नई टेक्निक्स डेवलप करनी चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, ठीक है, जैसे कि हम आजकल यूज करते हैं सोलर पैनल्स का, ठीक है। उसके अलावा हमें ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन अल्टरनेटिव्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम यूज करना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर दो लोगों को जाना है कहीं बाहर और सेम डायरेक्शन में जाना है, वो दो अलग अलग गाड़ियों से जाएंगे तो पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट होगा। इंस्टेड अगर हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कम होगा। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मतलब जितना भी हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हमें पता होना चाहिए कि कौन से वेस्ट के लिए किस
तरीके का डिस्पोजल मेथड यूज करना है। उसके अलावा अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई आपकी ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, हमें कुछ ऐसी रिसर्च करनी चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन से हमें बचा जा सके, मतलब कुछ अल्टरनेटिव्स खोजने चाहिए। रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल एमिशन, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज से एमिशन हो रहा है हार्मफुल गैसेस का, उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, नेक्स्ट पॉल्यूशन इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है? वाटर पॉल्यूशन क्या है? किसी भी हार्मफुल एक्टिविटीज के थ्रू या फिर किसी भी एलिमेंट के थ्रू, किसी सब्सटेंस के थ्रू अगर हमारी वाटर क्वालिटी डिग्रेड होती है या फिर undesirable change in the physical, chemical and biological properties of water, ठीक है। क्या कहलाता है हमारा? वाटर पॉल्यूशन। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिसके थ्रू जो हमारी वाटर की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है, तो वो क्या है हमारा? वाटर पॉल्यूशन। कॉज क्या है वाटर पॉल्यूशन के? इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, जो उनका इफ्लुएंट होता है, गंदा पानी होता है, उसको डायरेक्टली किसी भी नियर बाय वाटर सोर्स में डंप कर देती हैं, तो वो क्या है हमारा? इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्या बनता है हमारा? वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, ठीक है, हमने पेस्टिसाइड्स यूज करे, हमने फर्टिलाइजर यूज करे, सॉइल में थे वो, और वो मिट्टी बह के किसी भी नियर बाय वाटर सोर्स में चली गई, तो उसने क्या किया? उस पूरे वाटर सोर्स को पॉल्यूट कर दिया। उसके अलावा सीवेज एंड वेस्ट वाटर, जितना भी हमारा सीवेज वाटर है या हमारा वेस्ट वाटर है जो हमारे घरों से निकलता है, उसको भी हम डायरेक्टली किसी भी फ्रेश वाटर सोर्स में डंप कर देते हैं। दैट इज अनदर रीजन फॉर वाटर पॉल्यूशन। ऑयल स्पिल, जितने हमारे शिप हैं अगर वो लीक कर जाते हैं तो वो एक बहुत बड़े वाटर सोर्स को पॉल्यूट करते हैं। प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट भी क्या करता है? हमारे वाटर पॉल्यूशन को कॉज करता है। माइनिंग एक्टिविटीज के थ्रू भी हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है। डिफॉरेस्टेशन, अगेन इट इज अ मेजर रीजन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। एंड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। उसके अलावा है हमारे वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट। अब वाटर पॉल्यूशन क्या इफेक्ट डालता है? सबसे पहला हेल्थ रिस्क, वाटर बॉर्न डिसीज में हेल्पफुल है, ठीक है, वाटर बॉर्न डिसीज को क्रिएट करता है। उसके अलावा इकोसिस्टम डैमेज, अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डैमेज होगी तो हमारा जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर जो हमारी अदर साइकिल है, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, वो क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। इकोसिस्टम को मेजरली इफेक्ट करता है, क्योंकि पानी क्या है? एक बेसिक नीड है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो अगर पानी ही पॉल्यूट होगा तो इकोसिस्टम डेफिनेटली डैमेज होगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वाटर एनिमल्स उस टॉक्सिक एनवायरमेंट में नहीं रह सकते, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं? कुछ टाइम बाद खत्म हो जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? जो हमारा जितना भी हमारा वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो एक्वेटिक एनिमल क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो लॉस ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी। कंटामिनेशन ऑफ फूड चेन, पानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड है। फूड चेन के थ्रू हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड है। अगर एक पार्ट फूड चेन का कंटामिनेट होगा, मान लो वेजिटेबल्स हैं, सॉइल है, ठीक है, किसी भी हमने गंदे पानी का इस्तेमाल किया किसी भी फसल को उगाने के लिए, उसके बाद वो जो क्रॉप हुई उसको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम किया, तो वो भी कंटामिनेट हो गया। हमारी बॉडी के अंदर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर कैसे जाते हैं? इसी एक्टिविटीज के थ्रू तो जाते हैं, क्योंकि हमारी सॉइल में वो प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पानी में वो प्रेजेंट है, और वही वेजिटेबल हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम भी कंटामिनेटेड हो गए। तो ये क्या है? कंटामिनेशन ऑफ फूड चेन। हर ऑर्गेनिज्म उससे धीरे धीरे, मतलब एक के बाद एक कंटामिनेट होता जाएगा। इकोनॉमिक लॉस, ठीक है, जितने भी हमारी वाटर बॉडीज हैं वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट होती जा रही हैं, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग। कंट्रोल क्या है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सब जितना भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, कोई भी हमारा सीवेज वाटर है या फिर हमारा इफ्लुएंट है,
इफ्लुएंट और सीवेज वाटर में इतना बेसिक डिफरेंस है। सीवेज वाटर हम उस वेस्ट वाटर को बोलते हैं जो हमारे घरों से प्रोड्यूस होता है, मतलब हमारे डोमेस्टिक वेस्ट जो भी है, और जो हमारा इफ्लुएंट है वो हमारी इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट हमारा इसका कंट्रोल है, सॉल्यूशन है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जितना भी हमारा वेस्ट है उसको हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। और जितनी भी हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है वो कैसी होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोगों को हमें बताना चाहिए, लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए इस बारे में कि भाई इन एक्टिविटीज के थ्रू हमारा वाटर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। रिफॉरेस्टेशन इज अ बेटर सॉल्यूशन ऑफ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। ऑयल स्पिल मैनेजमेंट, जब भी कोई शिप है, जो वाटर शिप है, उनमें हमें ये मैनेजमेंट मतलब ये इंस्टॉल करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मतलब वो ना हो, वाटर पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। द नेक्स्ट इज सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या है, हमारी सॉइल में, ठीक है, किसी भी ऐसे सब्सटेंस का मिक्स हो जाना जिससे कि हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाए और उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है बाय एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन। दीज पॉल्यूटेंट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू भी हो सकते हैं और बाय नेचुरल प्रोसेस भी हो सकते हैं। सॉइल पॉल्यूशन कैन अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। सॉइल पॉल्यूशन सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करेगा, प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। ठीक है, कॉज क्या है सॉइल पॉल्यूशन के, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, जितना भी हमारा इंडस्ट्री से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है अगर हम उसको डायरेक्टली सॉइल में डंप कर देते हैं तो वो क्या कॉज करेगा, सॉइल पॉल्यूशन। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, अगर हम किसी भी, हमें ये पता नहीं है कि ये वेस्ट हार्मफुल है और हमने उसको अपनी सॉइल में डाल दिया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वेस्ट हम डिकम्पोजिशन के लिए डाल रहे हैं वो सॉइल के लिए बेनिफिशियल है भी और नहीं। ठीक है, माइनिंग, माइनिंग इज अनदर रीजन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। ठीक, ऑयल स्पिल्स एंड लीक, ठीक, उसके अलावा अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड सीवेज वेस्ट डिस्चार्ज। ठीक है, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारा सॉइल पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इफेक्ट्स क्या है सॉइल पॉल्यूशन के, सबसे बड़ा इफेक्ट जो सॉइल पॉल्यूशन का है वो क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी तो उसमें कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो हमारी फूड चेन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगी। हेल्थ रिस्क, अगर हम कंटामिनेटेड सॉइल में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो रहे हैं मतलब प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर हम उनको कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए भी क्या होंगे, नुकसानदायक होंगे, हमारी बॉडी में जाके बीमारी पैदा करेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस, अभी मैंने बताया फूड चेन को डिस्टर्ब करेंगे। अगर एक ऑर्गेनिज्म कंटामिनेट हो गया तो बाकी फूड चेन में बाकी अदर ऑर्गेनिज्म तो उन पर डिपेंड है ना, तो वो भी ऑटोमेटिकली कंटामिनेट होंगे। बायोडाइवर्सिटी लॉस, अगर सॉइल पॉल्यूटेड है तो वहां पे माइक्रोब्स नहीं हो सकते, वहां पे जितना भी वहां सॉइल का माइक्रोफ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा जिसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। वाटर पॉल्यूशन, अगर सॉइल पॉल्यूटेड है और उसके आसपास कोई नियर बाय वाटर सोर्स है तो वो ऑटोमेटिकली वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करेगा। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट। अगेन वेस्ट मैनेजमेंट, हमें पता होना चाहिए कि हमें किस वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज करना है। जितने भी हमारे हार्मफुल वेस्ट है उसको हमें डायरेक्टली सॉइल में डंप नहीं करना है। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना है जिसमें कि कम से कम फर्टिलाइजर्स और कम से कम पेस्टिसाइड्स का यूज हो पाए। ठीक है, बायो रेमेडिएशन की प्रोसेस, गुड माइक्रोब्स पे हमें डिपेंड रहना है कि भाई गुड माइक्रोब्स ही हमारी सॉइल में प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिले। रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है,
सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोगों को बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, और इको फ्रेंडली एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या है? ये नॉइज मैंने आपको भी बताया, ये क्या है? फिजिकल पॉल्यूटेंट है, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन क्या है? अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है, कोई भी अनप्लीजेंट और अनडिजायरेबल साउंड विच डैमेज द हियरिंग कैपेसिटी ऑफ मैन, जो कि हमारी क्या करता है? सुनने की क्षमता को कम करता है, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा साउंड जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जो हमारे कानों को चुभ रही है या हमारे लिए हेल्दी नहीं है, दैट इज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन रिफर्स द एक्सेसिव डिस्टर्बिंग एंड हार्मफुल लेवल ऑफ नॉइज, ठीक है। कॉज क्या है नॉइज पॉल्यूशन के? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जितनी भी हमारा अर्बन एरिया है, ठीक है, वहां पे क्या है? ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन से क्या, जितनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो गया उनकी आवाज, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? नॉइज पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जब मशीन चलती हैं तो उससे भी क्या प्रोड्यूस होता है? नॉइज। एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जितने भी हमारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होते हैं, हम लोग लाउड म्यूजिक में डीजे बजाते हैं, पार्टीज में एक मतलब बहुत ही ज्यादा लाउड स्पीकर्स में हम लोग पार्टीज करते हैं, तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? नॉइज पॉल्यूशन। हाउस होल्ड अप्लायंसेस, जितने भी हमारी जैसे कि हमारी मिक्सी हो गई, हमारे वॉशिंग मशीन हो गई, वहां से भी क्या प्रोड्यूस होता है? अनप्लीजेंट साउंड। सोशल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, जब भी बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, मतलब किसी भी गैदरिंग में हम लोग हैं और सब एक साथ बातचीत करते हैं, तो वहां से भी क्या प्रोड्यूस होता है? हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इफेक्ट्स क्या हैं हमारे उसके नॉइज पॉल्यूशन के? ह्यूमन पे क्या इफेक्ट है? हियरिंग लॉस, सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, सो नहीं सकते, अगर बहुत ज्यादा मतलब बहुत हाई इंटेंसिटी का साउंड हमारे आसपास है तो हमारी क्या होगी? स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। और चलो वो एक दिन है तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म में है तो हमें क्या होगा? हमें बीमारी हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाएगी, अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हम धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं? हमें स्ट्रेस फील होने लगता है। कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट, ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट प्रॉब्लम। सबसे मेन जो चीज है नॉइज पॉल्यूशन का, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो हमारे ईयर पे और हमारे हार्ट पे पड़ता है। जो हमारी हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो हार्ट डिसीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, डिस्टर्बेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। एनिमल्स में भी जो उनका है, मतलब ये ह्यूमंस के लिए भी है, जो हमारा कॉन्वर्जेशन है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, सेम एज वेल एज एनिमल्स के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हैबिटेट, अगर कहीं पे बहुत टाइम तक ऐसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो लोग बाग मतलब वो एनिमल्स क्या होते हैं, उस जगह को, अपने हैबिटेट को छोड़ देते हैं। इंटरफेस विद मैटिंग एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस, एनिमल्स के लिए जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, मैटिंग की प्रोसेस है, ये उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। कंट्रोल क्या है? सबसे पहला तो जोनिंग एंड अर्बन प्लानिंग। जोनिंग मतलब जो हमारा जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे रहने की जो जगह है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि शहर से थोड़ा दूर हो, जहां पे साउंड कम हो, जहां पे शोर शराबा थोड़ा कम हो, ठीक है। साउंड प्रूफिंग, हमें अपने घरों में ऐसे रूम्स बनवाने चाहिए जो कि कैसे हो? साउंड प्रूफ हो, ठीक है। व्हीकल्स एंड मशीनरी रेगुलेशन, हमें जो हमारे व्हीकल्स हैं और जो हमारी मशीनरी है उनको टाइम टू टाइम रिपेयर, मतलब उनको उनकी सर्विस करानी चाहिए, उसमें ऑयलिंग करानी चाहिए ताकि वो आवाज क्रिएट ना करें। लोगों को पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को बताना चाहिए कि भाई इतनी हाई डेंसिटी इंटेंसिटी का जो साउंड है वो तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है।